In earlier video, we have seen the rules to convert primal problem into dual problem. So in this video, we are going to use those rules to convert some primal problem into its dual problem. Right. So in the first problem, the given LPP is having this form, right? Minimization of z, which is equal to 3x1 plus 2x2, subject to the three constraints are there. I would suggest कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, हाँ. So simultaneously, we can solve this. Okay, so the problem is quite simple. Objective function is of minimization, and then three constraints are there. Now as far as our general rules or algorithm is concerned, मैंने जैसे बताया था कि for the sake of uniformity we are going to consider the maximization problem as our primal problem, right? So यहाँ पे हमें दिख रहा है minimization, right? So the first step naturally would be to convert this minimization problem into the maximization problem. Remember that I am not writing down the dual. पहले तो मैं मेरे प्राइमल प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप, राइट? सो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइजेशन का, एंड जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो सभी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी रहना चाहिए, एज वेल एज ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. ये तीन मेन कंडीशन, राइट? पहली कंडीशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइजेशन, ऑल द कंस्टेंट इक्वेशंस, जो भी कंस्टेंट्स दिया हुआ है वो लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटीज़ में रहना चाहिए, एंड जो डिसीजन वेरिएबल विच इज़ इन दिस केस इज x1 एंड x2 दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. सो एक एक चीज़ को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, राइट? देन वी विल हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन ड्यूअल प्राइमल प्रॉब्लम, एंड देन वी विल राइट डाउन द ड्यूअल, राइट? सो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जैसे मैंने बताया कि हमें चाहिए मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है. सो पहले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. सो यू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ मिनिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -1. सो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिलेगा वो रहेगा मैक्सिमम ऑफ z which is equal to -3x1 -2x2, right? That means we will convert the minimization problem into maximization of the LPP or the objective by multiplying the given objective function by -1. ये पहले स्टेप में करेंगे. दूसरा, हमें कंस्ट्रेंट्स की तरफ देखना है. ऑल द कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू टाइप, राइट? क्योंकि हम लोग मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, हाँ. सो मैक्सिमाइजेशन में सभी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के चाहिए. तो पहला कंस्ट्रेंट इज लेस देन इक्वल टू टाइप, सेकंड कंस्ट्रेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, वेयर एज थर्ड कंस्ट्रेंट इज अगेन लेस देन इक्वल टू टाइप. सो ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है उसको मुझे कन्वर्ट करना है अभी लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी में. So that can be again done by multiplying this particular constraint by -1, so that you will have -x1 -2x2 less than equal to -5. So in this fashion we will be able to convert the primal problem into the standard primal problem. Once we have standard primal problem, then we will write down its dual, right? So let us सो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कन्वर्ट द एलपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड है, उसमें एक है फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइजेशन टाइप, राइट? सो जैसे मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय माइनस साइन. सो -3x1 -2x2, और यहाँ पे मैंने भी इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजेशन आई हैव रिटर्न मैक्सिमाइजेशन. सो ये पहला पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में जैसे मैंने बताया कि सेकंड इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, वेयर एज रेस्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी. सो पहला एंड फर्स्ट एंड द थर्ड कंस्ट्रेंट वॉज ओके,
but the second constraint, which is x1 plus 2 x2 greater than equal to 5, we need to change this greater than equal to type inequality into less than equal to type inequality. So वो भी मैंने just now आपको बताया कि we will multiply this constraint by -1. So the resultant constraint will be minus x1 minus 2x2 less than equal to -1. So प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का हो गया, कंस्ट्रेंट्स जो भी है सभी लेस देन इक्वल टू टाइप के हो गए. नाउ वी विल राइट डाउन देन अगेन दैट प्राइमल प्रॉब्लम इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. So this was your original problem, minimum, and then 3 constraints are there. Now you can see on the right hand side ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन कर दिया है. सेकंड कंस्ट्रेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के बदले मैंने लेस देन इक्वल टू टाइप लिख दिया है, राइट. ऑफकोर्स ये ज़्यादा एलॉबरेट कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो. अभी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्टली कि इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मैक्सिमम रहेगा और ये लेस देन इक्वल टू टाइप रहेगा, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन जनरेट द dual of the given problem. Now you know that how to generate dual of the given problem, right. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. ड्यूएल के लिए क्या होगा, ये मिनिमाइजेशन हो जाएगा, राइट. देन ये सभी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप हो जाएंगे, राइट. ये -3 -2 विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, whereas 3 -5 and 2 will be the cost coefficient in the dual problem. The dual variable I am going to use are w1, w2, w3. जितने कंस्ट्रेंट उतने वेरिएबल्स. सो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट है तो ड्यूएल में 3 वेरिएबल आएंगे, राइट. और जितने यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल उतने कंस्ट्रेंट्स ड्यूएल में आएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट 3 डिसीजन वेरिएबल्स हम लोगों को लगेंगे और 2 कंस्ट्रेंट्स जनरेट होने वाले हैं, राइट. So let us see what will be the dual of the given problem. So using the algorithm, then the required dual problem is given by, this is our original problem and this is now the dual problem. You can see that maximum है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है minimum. To differentiate the objective function यहाँ zx लिखा है तो यहाँ zw लिखा है. w2 indicate the decision variable. जैसे मैंने बताया 3 -5 and 2. So 3 -5 and 2, right. So that will be the objective coefficient. कोइफिशिएंट में जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोइफिशिएंट है वो है राइट हैंड साइड ऑफ योर प्राइमल प्रॉब्लम. सो 3 -5 and 2. यहाँ पे जो -3 and -2 है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोइफिशिएंट है इन द प्राइमल प्रॉब्लम will become the right hand side of the constraint as far as the dual problem is concerned. So -3 -2, you can see -3 -2. अब जो इक्वेशन आया हुआ है वो है ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. सो पहला ट्रांसपोज यहाँ के रो या यहाँ का कॉलम वहाँ पे रो बन जाएगा. सो यहाँ कॉलम क्या है 2 -1 3. यू कैन सी दैट 2 -1 3. Similarly, second column है -9 -2 +2, -9 -2 +2. Of course, the decision variable, as I said, I am going to use is w1, w2, w3. So they all should be greater than equal to 0. So this is the resultant dual of the given problem, right? Now, as I said, for the sake of uniformity, I am converting this problem, minimization of this particular problem into its dual. ये मैं कर रहा हूँ, राइट. बट बाकी कॉलेजेस में और भी जगह टीचर्स है वो अलग तरीके से शायद पढ़ा रहे होंगे. वो शायद मिनिमाइजेशन फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मिनिमाइजेशन लेंगे. हो सकता है ना, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट. जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. वो टीचर शायद मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये प्रॉब्लम की अगर मैं बात करता हूँ तो दे विल कीप दिस मिनिमाइजेशन एज इट इज़, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी के लिए ये डिसाइड किया हुआ है
कि गिवन प्रॉब्लम शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजेशन रादर देन मैक्सिमाइजेशन। तो उनके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन करेक्ट है, मिनिमाइजेशन ऑफ z विच इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। बट देन फॉर देम द इनइक्वालिटीज जो दिया हुआ है वो रहना चाहिए इन ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनइक्वालिटीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी। वो लोग क्या करेंगे फिर, जो लोग मिनिमाइजेशन यहाँ रखते हैं वो करेंगे लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी। दैट मीन्स उनको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ एक चेंज करना पड़ेगा। अनदर प्रॉब्लम इज देयर विच इज मैक्सिमम ऑफ z 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। ऑफकोर्स अलग अलग वेरिएशंस करने की मैंने कोशिश किया हुआ है। नाउ यू कैन सी दैट प्रॉब्लम इज अबाउट मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सभी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के रहना चाहिए। सेकंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप आ रहा है, तो पहले स्टेप में उसको लेस देन इक्वल टू टाइप कन्वर्ट करना है। लेस देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट बाय -1। whatever resultant constraint, write down that constraint. So you can see that once I multiply that, of course मैंने यहाँ पे directly आंसर लिखा हुआ है, right? But your first step अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसको लेस देन इक्वल टू टाइप में पहले कन्वर्ट करना है। तो वो इक्वेशन होगा -x1 -2x2 -3x3 लेस देन इक्वल टू -5। तो ये -5 जो आ रहा है वो अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएगा। सो यू कैन सी दैट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू हैव -5w2। ये तो 3 and 2 एज इट इज़ है, 3w1 2w2, पर इंस्टेड ऑफ 5 यहाँ +5 है, बट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है -5 बिकॉज ये ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट था। सिमिलरली ये 3 2 5, यू कैन सी दैट 3 2 5 इज द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, और इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेते वक्त इसको ध्यान में रखना है, ये -1 है। सो वो इक्वेशन हो जाएगा 2w1 -w2 प्लस 3w3। यू कैन सी दैट -2w1 -w2 प्लस 3w3। सेकंड जो आने वाला है वो है 9w1 -9w1, ये माइनस हो गया था इसलिए -2w2। यहाँ पे x2 है नहीं थर्ड इक्वेशन में, सो इसलिए वहाँ पे मैंने लिख दिया 0w3 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड द लास्ट वन इज एज इट इज़ -9w1 -3w2 प्लस 2w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो ये सिंपल प्राइमल प्रॉब्लम था, सिमिलर टू प्रीवियस वन। इनफैक्ट पिछले इसमें तो भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दिया था, यहाँ पे वो भी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो इन दिस फैशन वी कैन ऑब्टेन द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। सो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रहा है मैक्सिमाइजेशन का दिया हुआ है, बट कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है वो इक्वल टू टाइप के दिया है। अब यू नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमें चाहिए तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप है तो कंस्ट्रेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू टाइप इक्वालिटी। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इक्वेशन है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो टू यू कि अगर इक्वेशन दिया है तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू 2 इनइक्वालिटीज अपोजिट डायरेक्शन की रहती है, राइट। सो पहला जो कंस्टेंट इक्वेशन है वो है 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल टू 3। तो इक्वल टू 3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड दूसरी रहेगी लेस देन इक्वल टू 3। अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाली जो कंस्टेंट है उसको फिर से लेस देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट करना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो जो दो इनइक्वालिटीज़ हमको जनरली इक्वेशन में मिलती है वो होता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एक रहेगा 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा रहेगा -2x1 -4x2 -x3 अगेन लेस देन इक्वल टू -3।
ये दो इनइक्वालिटीज पहले इक्वेशन की वजह से आई है. सिमिलरली सेकंड कंस्ट्रेंट इज अगेन एन इक्वेशन, तो उसको फिर से दो इनइक्वालिटीज वहाँ से मिलेंगी हैविंग अपोजिट साइंस. इस तरह से चार कंस्ट्रेंट्स हमें मिलेंगे इंस्टेड ऑफ टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन. चार इनइक्वालिटीज मिलेंगी एज फार एज द कंस्ट्रेंट्स आर कंसर्न. सो लेट अस सी, यू कैन सी दैट अभी पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एज इट इज़ है बिकॉज इट्स अ मैक्सिमाइजेशन, सो नो नीड टू कन्वर्ट इट. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जैसा 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल टू के बदले मैंने पहले लिखा है लेस देन इक्वल टू 3. सेकंड जो था वो है -2x1 -4x2 -x3 लेस देन इक्वल टू -3, राइट. देन अगेन सेकंड इक्वेशन से हमें और दो कंस्ट्रेंट्स मिल रहे हैं लेस देन इक्वल टू टाइप के, वो है x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 लेस देन इक्वल टू 6 एंड -x1 -2x2 -7x3 लेस देन इक्वल टू -6. समझ में आया ये किस तरह से करना है? सो वंस वी हैव दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है, ऑल द इनइक्वालिटीज आर लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी. नाउ वी कैन जनरेट द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. सो जब ड्यूअल जनरेट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन करना है, राइट. राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट विल बी द कोएफिशिएंट इन दैट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वेयर एज प्राइमल में जो 4x1 5x2 प्लस 3x3 मतलब जो कोएफिशिएंट है 4 5 3 विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, राइट. एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 रहेंगे क्योंकि 4 कंस्ट्रेंट है. एंड यहाँ पे 3 डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3, तो 3 कंस्ट्रेंट्स हमें मिलेंगे, राइट. सो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ आई नाउ राइट डाउन द ड्यूअल, देन ड्यूअल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस. सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 3 डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3, तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट हो गए 1 2 एंड 3, राइट. यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट्स है तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ गए w1 w2 w3 एंड w4. नाउ यू कैन राइट डाउन दैट कंस्ट्रेंट यूजिंग ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. ये राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट विल बी द कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजेशन इट विल बी मिनिमाइजेशन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 3w1 माइनस 3w2 प्लस 6w3 माइनस 6w4. यू कैन सी दैट, राइट. यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाएगा. ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में की कोएफिशिएंट है दैट इज 4 5 एंड 3 विल बी द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट 4 5 3. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटीज है, सभी इनइक्वालिटीज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है. अब ये बचा कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट के लिए आपको यूज करना है ट्रांसपोज. सो 2w1 माइनस 2w2 प्लस w3 माइनस w4 विल बी द फर्स्ट कंस्ट्रेंट. देन 4w1 माइनस 4w2 प्लस 2w3 minus 2w4, and then the last one is w1 minus w2 plus 7w3 minus 7w4 which is greater than equal to 3. So this is the dual of the given problem, right? Now but if you look at these w1 and w2 there is some relationship. कहीं पे भी आप देखोगे तो w1 and w2 के कोएफिशिएंट सेम है, सिर्फ अपोजिट साइन वाले. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3w1 माइनस 3w2, 2w1 माइनस 2w2, 4w1 माइनस 4w2, w1 1 1 यहाँ पे सेम रिलेशनशिप. उसी तरह की रिलेशन w3 एंड w4 में भी है, सिर्फ अपोजिट साइन है. कोएफिशिएंट को सिंपली अपोजिट साइन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 6 6 है, सिर्फ यहाँ पे -6 है, यहाँ +6 है. यहाँ पे भी 1 -1, 2 -2, 7 -7. So that means you can take that constant common outside that particular difference. So for example अगर मैं पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ फ्रॉम 3w1 माइनस 3w2 में से.
सो द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 3 इन ब्रैकेट W1 माइनस W2. वैसे ही यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में रहेगा W3 माइनस W4. रिमेंबर दैट W1, W2, W3 एंड W4 all are greater than equal to 0, but we have no idea whether W1 is greater than W2 or W2 is greater than equal to W1, right? We have no information about the relationship between these two. Similarly, we have no information as far as the relationship between W3 and W4 is concerned, but we know that each of that particular value is greater than equal to 0. Now let us take common, that coefficient common from each of those differences. So resultant, dual will be like this. This is the dual, right? अभी मैंने जैसे बताया, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो अभी क्या हो गया, W1 माइनस W2 ब्रैकेट में हो गया. यहाँ 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया W3 माइनस W4 कॉमन. सो यही स्टेप मैंने तीनों कंस्टेंट पे भी किया हुआ. सो यू विल फाइंड दैट 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ. इन ब्रैकेट आई हैव W1 माइनस W2. सिमिलरली यहाँ से W3 माइनस W4 एक ब्रैकेट में लिख सकता हूँ बाय टेकिंग 1 कॉमन. इन दिस फैशन आई हैव अगेन try to write down that particular dual problem. Now here, as I said, W1 is greater than 0, W2 is also greater than 0, but we have no information whether W1 is greater than equal to W2 or W2 is greater than equal to W1 or W1 is equal to W2. That means that difference W1 minus W2 can be positive, can be negative और इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन W1 एंड W2, द W1 माइनस W2 का जो साइन है विल बी डिसाइडेड. दैट मीन्स W1 माइनस W2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू W2. एट द सेम टाइम आई कैन से दैट W1 minus W2 is less than equal to 0 if W1 is less than equal to W2, and I can say that W1 minus W2 equal to 0 when W1 is equal to W2. In other words, if I take W1 minus W2 equal to Y1, then whether Y1 will be greater than equal to 0 or not. Remember that W1 is greater than 0, W2 is also greater than 0. So whether W1 minus W2, which is equal to Y1, whether it will be greater than equal to 0 or not. We cannot say whether Y1 will be greater than equal to 0. We know that W1 is a positive quantity, W2 is also a positive quantity, but their difference can be positive, their difference can be negative, their difference can be equal to 0 depending upon the relationship between W1 and W2. Therefore, Y1 will be unrestricted in sign. Similarly, if I talk about W3 and W4, remember that W3 is greater than 0, greater than equal to 0, W4 is also greater than equal to 0, but their difference, suppose I take it as Y2, that means Y2 equal to W3 minus W4, then that Y2 can be positive, that Y2 can be negative, or that Y2 can be equal to 0 if W3 is greater than equal to W4, if W3 is less than equal to W4, and if W3 equal to W4 respectively. That means again that Y2, which is equal to W3 minus W4, will be unrestricted in sign. So next step mein we are going to do that particular thing. So that is what I have written. Let Y1 equal to W1 minus W2 and Y2 equal to W3 minus W4. Then this dual problem can be written as, मतलब जहाँ पे भी W1 minus W2 आएगा वहाँ पे मैं Y1 लिखूँगा, और जहाँ पे भी W3 minus W4 आएगा वहाँ पे मैं Y2 लिखूँगा. So the resultant dual will be this one. ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड का, बट राइट हैंड साइड में यू कैन सी दैट यहाँ पे था अर्लियर W1 माइनस W2. अभी मैंने वहाँ लिखा हुआ है 3Y1 प्लस यहाँ पे था 6 इंटू ब्रैकेट W3 माइनस W4. इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव नाउ रिटर्न Y2. सो दिस इज द रिजल्टेंट ड्यूअल. बट यहाँ पे
Now I cannot write down y1 y2 greater than equal to 0. Just now we have seen कि y1 and y2 now are unrestricted in sign, right? So y1 and y2 are unrestricted in sign. So you can now see the relationship between primal and dual. यहाँ पे जब कंस्ट्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो यहाँ पे अगर जितने इक्वेशंस रह गए कंस्ट्रेंट में उतने वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, coefficient of the objective function as far as primal problem is concerned is the right hand side of the constraint 4 5 3, and maximum है, ये minimum है, constraint है greater than equal to type। सभी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन आ गया तो डुएल में वो वेरिएबल करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक इमेजनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ ये लेस देन इक्वल टू टाइप है 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, बट ये जो सेकंड कंस्टेंट है x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप है बट सेकंड कंस्टेंट जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अगर धीरे धीरे क्या होने वाला है, आप लोग इतनी प्रोसीजर ना करते हुए डायरेक्टली ड्यूल हम लोग लिख सकते हैं बाद में प्रैक्टिस होने के बाद। तो जैसे ही ये सिचुएशन आती है जहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू टाइप है तो वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप हो जाएगा नॉर्मली जैसा करते हैं। सिंस ये लेस देन इक्वल टू टाइप है इसलिए करस्पॉन्डिंग वेरिएबल दैट इज y1 और w1 फॉर दैट मैटर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि सेकंड कंस्टेंट इक्वेशन के फॉर्म में है तो करस्पॉन्डिंग ड्यूएल सपोज दैट इज y2 और w2 इट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। और अगर पहले इसमें इक्वेशन है एंड दूसरा इक्वेशन लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी है कंस्टेंट, देन द यहाँ पे इक्वेशन है तो पहला यहाँ पे ड्यूएल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सो ये कोरिलेशन है, जितने इक्वेशंस फॉर्म दिया है कंस्टेंट को इक्वेशन में दिया हुआ है उतने अनरिस्ट्रिक्टेड साइन के वेरिएबल मिलेंगे करस्पॉन्डिंग। सपोज देयर आर 5 कंस्टेंट इक्वेशन, उसमें से पहले 3 ये लेस देन इक्वल टू टाइप है तो आपको 3 वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के मिल जाएंगे, मतलब नॉन निगेटिव मिल जाएंगे, एंड 2 वेरिएबल्स अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाएंगे लास्ट वाले 2, क्योंकि लास्ट 2 कंस्ट्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। सो जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में दिया है करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इन ड्यूएल विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। सो ये आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पे इक्वल टू है दोनों जगह तो दोनों वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। सो दीज आर द वेरिएशंस दैट कैन बी डन एज फार एज द dual problem is concerned, right? Or this is the new problem where again we have to obtain the primal of the given LPP, right? Now in the last lecture we have seen the constraint वो equation के form में थे, constraints were equation, right? Now here the constraints are less than equal to type inequality, right? But here one of the variable or decision variable is unrestricted in sign. Now let me again go back to that problem that I am talking about. This is the problem that I am talking about. Now in this problem you can see that the constraints are equation type, right? So if the constraints are equation type, then the resultant dual you will find that some of the variables or the corresponding variables are unrestricted in sign, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कंस्ट्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में है। सो ये दोनों इक्वेशन के फॉर्म में इसलिए आपको दोनों वेरिएबल ड्यूअल वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड साइन में मिल गया, राइट? तो अभी यही लॉजिक हम लोग अभी प्राइमल पे लगाएंगे कि इफ़ प्राइमल में अगर हमें अनरिस्ट्रिक्टेड साइन मिल रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन अगर वेरिएबल है प्राइमल वेरिएबल, देन द ड्यूअल में आप लोगों को करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा।
सेम रिलेशनशिप इज देयर। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया, तो अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड है तो आपको यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में कंस्टेंट मिलेगा रादर देन द इनइक्वालिटीज। सो दैट एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। एज आई सेड, द objective function is maximization type, maximum of z which is equal to the given function. Subject to the constraints, there are two constraints, both the constraints are less than equal to type inequality, and then x1 x2 are greater than equal to 0. There are three variables x1 x2 and x3. Out of them, two variables are greater than equal to 0, right? But x3 is unrestricted in sign. So if you recall, the standard form states that objective function should be maximization type, all the inequalities should be less than equal to type, and all the decision variables should be greater than equal to 0. तो अगर वो क्राइटेरिया हम इस LPP पे अगर फिक्स करते हैं, then you will find that the x3 is unrestricted, violating that particular thing, right? अदरवाइज बाकी की चीज़ें एज इट इज़ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है वो है। अगर लास्ट एग्जाम्पल को हम लोग इफ़ वी टेक आउट समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आपने देखा था कि इक्वल टू अगर आता है, कंस्टेंट अगर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो वही लॉजिक अगर हम लोग ये एग्जाम्पल पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट मतलब थर्ड कंस्टेंट आपको इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, बट व्हाट यू आर गोइंग टू सी दैट ये तो लेस देन इक्वल टू टाइप है, इसलिए आपके कंस्टेंट पहले दो कंस्टेंट बराबर रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, बट थर्ड कंस्टेंट x3 है विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, देयरफॉर द थर्ड कंस्टेंट इन द ड्यूअल will be the equation rather than the inequality. Now let us try to solve this particular problem. Now since x3 is unrestricted in sign, we need to convert x3 into greater than equal to type variable by using two greater than equal to, that means positive variable. So x3 will be expressed as the difference between two positive variable, that is nothing but x3 dash and x3 2 dash. So expressing the unrestricted variable x3 as x3 equal to x3 dash minus x3 2 dash, where each of those x3 dash, that means x3 dash and x3 2 dash, both are greater than equal to 0, and therefore the given problem can be written as by replacing these x3 by this particular expression. So जहाँ जहाँ x3 आएगा वहाँ पे हम लोग लिखने वाले अभी x3 dash minus x3 2 dash. So the resultant problem looks like this, right? So maximum of zx 4x1 plus 5x2, अभी 3x3 के जगह मैंने लिखा है 3x3 dash minus 3x3 2 dash, right? क्योंकि x3 को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है एज ए डिफरेंस बिटवीन x3 dash and x3 2 dash. सिमिलरली कंस्टेंट में भी आप लोग देखोगे तो जहाँ x3 आ रहा है वहाँ पे मैंने वो डिफरेंस लिखा है. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कंस्टेंट we have only x3, therefore I have written there x3 dash minus x3 2 dash. Rest of the values as far as the first constraint is concerned is same, even inequality is in the desired form, so उसको भी less than equal to type में as it is लिखा हुआ है. So this is the first constraint. Second constraint में 7x3 आ रहा है, तो वहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा 7x3 dash minus 7x3 2 dash. तो resultant constraint will be like this: x1 plus 2x2 plus 7x3 dash minus 7x3 2 dash less than equal to 6. That means rest of the things are as it is. Now you can see that here x1 x2 were originally greater than equal to 0. Along with that, now instead of x3 I have written x3 dash and x3 2 dash, both are greater than equal to 0. That means now this is the standard form of the LPP which we are going to use to convert it into the dual problem. तो अभी यहाँ पे हम लोग ड्यूअलिटी का जो अल्गोरिदम है वो we can use that to obtain the dual of the given problem. तो ड्यूअलिटी का अल्गोरिदम आपको पता है, मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसको मिनिमाइजेशन में लिखना है, जो भी कॉस कोएफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट हो जाएंगे, जो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट है राइट नाउ दैट मीन्स द 3 and 6 will be the part of objective function in the dual problem, right?
जितने वेरिएबल्स उतने कंस्टेंट्स, राइट. सो कितने अभी यहाँ पे वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स आर देयर, 3 नहीं है 4 है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो डिफरेंट वेरिएबल. सो 4 वेरिएबल्स है, इसका मतलब है आपको अभी 4 कंस्टेंट्स मिलेंगे इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट. So let us now try to write down the dual of this particular problem. So using the algorithm, dual can be written like this. Instead of maximum, now I have written here minimum. Right hand side of the constraint was 3 and 6, so you can see that here 3w1 plus 6w2. Then you can now generate 4 constraint on the basis of this, right. So right hand side of the constraint will be 4, 5, 3 and minus 3. You can see that 4, 5, 3 and minus 3. अभी कंस्टेंट का लेफ्ट हैंड साइड जो हमें ट्रांसपोज से मिलेगा. सो द फर्स्ट वन इज 2 and 1. सो 2w1 प्लस w2, दैट इज नथिंग बट अवर फर्स्ट कंस्टेंट. यहाँ पे आएगा 4 and 2. सो 4w1 2w2. थर्ड कंस्टेंट है 1 and 7, उसकी कोएफिशिएंट है तो वो हो जाएगा 1w1 प्लस 7w2. एंड द लास्ट वन इज -1 -7. सो -w1 minus 7w2 is greater than equal to -3. So this is the dual of the given problem, right. But just look at the last two constraints, that is w1 plus 7w2 greater than equal to 3, minus w1 minus 7w2 greater than equal to -3. That means the only difference between the third constraint and the fourth constraint is a sign, opposite sign है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ +7 है तो यहाँ -7 है, यहाँ 3 है तो -3. दैट मीन्स these two constraints are having two different directions, opposite direction में मूव हो रहा है, राइट. सो एक इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, w1 प्लस 7w2 less than equal to 3. So just compare that with the first one. ये है w1 plus 7w2 greater than equal to 3. और अभी हमें जो मिल रहा है on the basis of this, if I multiply this fourth constraint by minus sign, I will have w1 plus 7w2 less than equal to 3. So एक इक्वेशन हमें मिल रहा है greater than equal to 3, एक इक्वेशन में हमें मिल रहा है less than equal to 3. In other word, that means w1 plus 7w2 equal to 3. वो थर्ड एंड फोर्थ कंस्टेंट को अभी हम लोग कंबाइन करेंगे, एंड देयरफॉर दैट कंस्टेंट विल लुक लाइक दिस. यू कैन सी दैट अभी 4 कंस्टेंट के बदले अभी हमारे पास 3 कंस्टेंट है. 2w1 plus w2 greater than equal to 4 as it is, 4w1 plus 2w2 greater than equal to 5, and third and fourth can be combined so that we have the constraint now as w1 plus 7w2 equal to 3. So if you compare now this dual with our original primal, this is our original primal problem जहाँ पे मैंने बोला था कि x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, राइट. नाउ कंपेयर विद द ड्यूअल, you can see that there is a relationship between this unrestriction in sign variable and the constraint. Since here x3 is unrestricted in sign, the third constraint will be equality. Once you understand the procedure, then directly ही करना है. Once you have this dual primal problem, ये जो भी प्रोसीजर हमने अभी तक किया है वो करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन दिस, बट वो आया कैसा वो पहले समझना चाहिए ना. अगर वो प्रोसीजर समझ में आ गई तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन दैट. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इफ x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, जो भी थर्ड कंस्ट्रेंट रहेगा इन द ड्यूअल विल बी द इक्वल टू साइन, विल बी इक्वेशन एंड नॉट इनइक्वालिटी. सो वही लॉजिक अगर मैं लगाऊं, सपोज x1, x2 and x3 are 3 decision variables. Out of that, x2 and x3 are greater than equal to 0, but x1 is unrestricted in sign. So as soon as I say x1 is unrestricted in sign, the first constraint in the dual will be equation, and rest of the constraint will be greater than equal to type, right? So अगर जो भी variable रहेगा
उसका करस्पॉन्डिंग, मतलब पहला वेरिएबल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो पहला कंस्ट्रेंट इक्वेशन रहेगा, दूसरा वेरिएबल अगर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो दूसरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर्म में रहेगा, एंड सो ऑन, राइट. सो दिस इज द लॉजिक. सो दोनों वाइस वर्सा है. इसके अर्लियर वाला जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था वहाँ पे था कंस्टेंट इक्वेशन के फॉर्म में था, इसलिए करस्पॉन्डिंग वेरिएबल को हम लोगों ने अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया है, करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट इक्वेशन हो गया. सो देर इज दैट रिलेशनशिप. सो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्टली कंसिडर दैट पर्टिकुलर कंस्टेंट एज द इक्वेशन रादर देन इनइक्वालिटी टाइप. इनइक्वालिटी टाइप नहीं आएगी वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे इक्वेशन आना चाहिए, इक्वल टू साइन आना चाहिए कंस्टेंट में. सो कंबाइनिंग दिस टू प्रॉब्लम्स, अभी जो रिलेशनशिप मैंने इसके पहले जो दो प्रॉब्लम्स लिया था उनको फिर से मैं बताता हूँ. जहाँ पे इक्वेशन आएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन आपका आ रहा है कंस्टेंट में, अगर इक्वेशन आ रहा है इक्वल टू साइन आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इन द ड्यूअल विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन. ये एक रिलेशनशिप आपको पता है. दूसरी रिलेशनशिप ये है कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड प्राइमल प्रॉब्लम में है तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन द ड्यूअल विल बी इक्वेशन. ये दोनों रिलेशनशिप यहाँ पे अभी आपको यूज करना पड़ता है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है फर्स्ट कंस्टेंट में. सो फर्स्ट कंस्टेंट में अगर इक्वेशन आ रहा है तो ड्यूअल में पहला वेरिएबल if that is w1 then w1 will be unrestricted in sign. ये एक पहला इन्फरेंस यहाँ से निकल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स. सेकंड थिंग इज x3 यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम x3 अगर यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है तो ड्यूअल प्रॉब्लम में जो थर्ड कंस्टेंट आने वाला है वो इक्वल टू रहेगा. राइट. सो आई होप जिन्होंने सॉल्व किया है डायरेक्टली उनका हो गया होगा, बट आई एम गोइंग टू अगेन गो थ्रू ऑल दोज प्रोसीजर. बट एज आई सेड जितना प्रैक्टिस करोगे डायरेक्टली आ जाएगा. राइट. डायरेक्टली लिखना ही सबसे बेहतर चीज़ है. इस तरह से सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा. राइट. सो वंस यू नो द रिलेशनशिप, जहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड है करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा, अगर कंस्टेंट इक्वेशन है तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. ये अगर पता है देन डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो. बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू अगेन इट. x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, therefore x3 will be expressed as x3 dash minus x3 2 dash. राइट. सो वो प्रॉब्लम मैंने पहले लिख दिया. दूसरी चीज, यू कैन सी दैट द फर्स्ट कंस्टेंट वॉज 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इक्वल टू 3. तो इसको मैंने दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया, दो इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया है. So you can see that in the first one 2x1 plus 4x2 plus x3 dash minus x3 2 dash less than equal to 3, minus 2x1 minus 4x2 minus x3 plus x3 2 dash less than equal to minus 3. मतलब ये पहले दो इक्वेशन सिंपली डिफरेंस उनमें है अपोजिट साइन का. राइट. पहले इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो सेकंड कंस्टेंट मिल जाएगा. दिस टू इनइक्वालिटीज, these two constraints are generated because of the first constraint in the primal which is of the equation form. Right. So ये दो वो आ गया. थर्ड एंड फोर्थ एज इट इज लिखा है, ओनली x3 is replaced by the difference between two values, that is nothing but x3 dash minus x3 2 dash. So इस तरह से ये प्राइमल प्रॉब्लम आ गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सभी इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू टाइप की है. All the decision variables are now greater than equal to 0. Now once we have this, then you can apply the algorithm. Algorithm का मतलब है मैक्सिमम को मिनिमाइजेशन में लिखो, कॉस कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट लिखो. राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट एज फार एज प्राइमल प्रॉब्लम इज कंसर्न विल बी अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ट्रांसपोज ऑफ ए लिखना है. मतलब जो w1 रहेगा, w2 रहेगा, w3 रहेगा एंड w4. राइट. सो 2 -2 1 एंड 5, मतलब ये जो कंस्टेंट है फर्स्ट कंस्टेंट आपको w1 की कोएफिशिएंट देगा,
ये जो सेकंड कंस्टेंट है W2 के कोएफिशिएंट देगा, W3 एंड W4। दैट मीन्स अभी आपको 4 कंस्टेंट्स में 4 डिसीजन वेरिएबल्स भी मिलेंगे, W1, W2, W3 एंड W4, right? So if I apply that algorithm, then the dual of the given problem look like this, right? You can see that right hand side of the constraint जो है 4, 5, 3, -3 is because of this objective function 4, 5, 3, -3. Similarly ये जो right hand side of the constraint है 3, -3, 6, 12 is a part of objective function 3, -3, 6 and 12, right? And then the left hand side of the constraint जैसे मैंने बताया कॉलम वाइज जाएंगे 2W1 -2W2 प्लस अच्छा मैंने यहाँ पे W1 डैश एंड W12 डैश किया हुआ है, अदरवाइज यू कैन टेक W1, W2, W3 एंड W4 ऑल्सो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट सिंस मैंने यहाँ पे W1 डैश के फॉर्म में लिखा है, सो दिस इज द कंस्ट्रेंट फॉर W1 डैश, this is for W1 2 dash, W2 and W3, right? So 2W1 minus 2W1 dash plus W2 plus 5W3, right? So this is nothing but the left hand side of the constraint. सेकंड कंस्ट्रेंट का लेफ्ट हैंड साइड आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, सेकंड कंस्ट्रेंट वो आपको मिलता है इस कॉलम से, राइट? सो दैट मीन्स 4W1 डैश -4W12 dash plus 2W2 plus 7W3, right? So in this fashion second constraint is generated, so on third and fourth also, right? So in this fashion you can have the dual of the given problem, but again you can see that अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है एक है W1 dash and W12 dash, इनमें डिफरेंस वही है सिंपली साइन का, right? So that means you can take a common coefficient from each of them. So मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 3. So in bracket I will have W1 dash minus W12 dash. So सभी कंस्ट्रेंट में आप कांस्टेंट को बाहर लेके डिफरेंस को W1 dash minus W12 dash ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट कंस्टेंट यू विल हैव 2, in bracket you have W1 dash minus W12 dash. In the second constraint we have 4 W1 dash minus, तो 4 को कॉमन लेने के बाद in bracket you will have W1 dash minus W12 dash. In this fashion आप सभी जगह से कांस्टेंट को बाहर लेके W1 एंड W12 डैश को एक ब्रैकेट में लिख सकते हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन W1 डैश एंड W12 डैश. ये पहला पार्ट हो जाएगा. इवन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट टू कंस्ट्रेंट. वो दोनों कंस्ट्रेंट में फ़र्क क्या है? ओनली माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया हुआ है. थर्ड कंस्ट्रेंट को अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्थ कंस्ट्रेंट मिलेगा. ओनली डिफरेंस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस, मतलब अपोजिट साइन है. यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, इवन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, राइट? दैट मीन्स दिस टू कंस्ट्रेंट्स आर हैविंग टू अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन लेस देन इक्वल टू टाइप बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय माइनस. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये सभी अपोजिट साइंस हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू 3. सो यहाँ मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ मिल रहा है लेस देन इक्वल टू 3. दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन को हम लोग मिक्स करके आपको इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी वी विल हैव इक्वेशन, राइट? सो कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स the resultant dual will look like this, right? So you can see that मैंने W1 डैश माइनस W12 डैश को सपोज W1 लिख दिया, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद W1 डैश माइनस W12 डैश, दैट इज नथिंग बट W1. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. लेट W1 डैश माइनस W12 डैश इक्वल टू W1. Similarly here also 2W1, 4W1, W1 and this is minus W1. मतलब using this I have replaced
ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो वो मैंने यहाँ पे W1 के फॉर्म में लिखा हुआ है सभी। सिमिलरली जैसे मैंने अभी बताया, ये लास्ट टू कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स कंस्ट्रेंट नंबर 3 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 4 आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उनको कंबाइन अगर मैं करता हूँ तो यू विल हैव वन इक्वेशन फॉर्म, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। सो हियर ऑल्सो अभी W2 and W3 is already greater than equal to 0. Now this W1 will be unrestricted sign because W1 dash minus W12 dash equal to W1, where W1 dash is greater than 0, W12 dash is greater than 0, but their difference can be positive, can be negative, or can be 0 depending upon the relationship between W1 dash and W12 dash, and therefore it is mentioned here W1 is unrestricted in sign, क्योंकि हमें उसके साइन के बारे में पता नहीं है, वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है, इक्वल टू भी रह सकता है। एंड नाउ द लास्ट टू कंस्ट्रेंट जो मैंने बताया, उनको अभी मैंने कंबाइन कर दिया है। जो हमने आज पहला प्रॉब्लम देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट these two constraints can be combined into single equation, that is nothing but this particular equation. So this constraint will be equal to rather than inequality. Of course बाकी चीज़ें as it is, W2 W3 greater than 0, W1 is unrestricted in sign. So if I now compare this is our original problem and this is now your dual problem. Now you can see that यहाँ पे इक्वल टू है पहले कंस्ट्रेंट में, इसलिए पहला वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इनसाइड हो गया। यहाँ पे x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन्स थर्ड वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए थर्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गया। तो जब भी आप ड्यूअल लिख सकते हो, यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया तो, कि जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में करस्पॉन्डिंग वेरिएबल को अनरिस्ट्रिक्टेड कर दो। जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन है, पहला कंस्टेंट इक्वेशन है, इसलिए पहला वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। यहाँ पे तीसरा वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है इन प्राइमल, इसलिए तीसरा कंस्टेंट इक्वेशन हो गया। सो ये लॉजिक अगर समझ में आ गया, देन डायरेक्टली फ्रॉम दिस प्राइमल प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन द ड्यूअल ऑफ द गिवन प्राइमल, राइट, रादर देन डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो अभी तक हम लोगों ने किया। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिर्फ समझने के लिए है, बट अगर डायरेक्टली आ रहा है तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। वो स्टेप्स डजंट कैरी एनी मार्क्स,